हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राज्यसभा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से हम लोग राज्यसभा को पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाती है राज्यसभा। राज्यसभा की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्यों को गठित किया जाता है। दो प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य पहला होता है और दूसरा होता है नॉमिनेट सदस्य। निर्वाचित सदस्य होता है और दूसरा मनोनीत सदस्य होते हैं। दोस्तों, जो निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है यह निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होते हैं। उन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि भारत की संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, पहला एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है सीनेट, चौथा ऑप्शन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो दोस्तों, भारत के संसद की जो अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ था तो 13 मई 1952 में इसका प्रथम बैठक हुआ था। और दोस्तों, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, फिर 1/3 सदस्यों को निर्वाचन के द्वारा शामिल किया जाता है। इसलिए राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वह 250 होती है। दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। और लेकिन अगर दोस्तों वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। कितनी है? 245 सीटें हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और जिसमें से दोस्तों 233 राज्यों से सदस्य है। कितने हैं? 233 राज्यों से सदस्य है। और इसमें से प्लस 12 जो सदस्य है आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के रूप में अभिज्ञ होते हैं। उन सभी सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है दोस्तों 30 वर्ष है। कितनी है?
30 वर्ष है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रतिनिधि होता है, पहला ऑप्शन है राज्यों का, दूसरा ऑप्शन है संघ शासित क्षेत्रों का, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है यह राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दोनों का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। दोस्तों अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जरूरी है कि उसका नाम राज्यसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो। यानी कि दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। और दोस्तों अगर बात की जाए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसी कारण उसे वेतन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति के कारण राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उपराष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं में नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस 1993 में प्रश्न पूछा गया है और आईएएस 1987 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उपराज्यपाल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता था, सेम टू राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन उसी तरह होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधि राज्य के जनसंख्या पर निर्भर होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में जितना जनसंख्या होता है उस क्षेत्र में उतने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, अर्थात जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। यूपी पीसीएस 1995 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 31 सदस्य है। कितने हैं? 31 सदस्य उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में सदस्यों की जो संख्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 19 है। कितना है? 19 है। और इसी तरह से दोस्तों अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में 11 सदस्य है। और दोस्तों इसी तरह बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसी तरह से दोस्तों अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 31 सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों जो सदस्यों की संख्या राज्य में निर्धारित की जाती है राज्यसभा की, यह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे इन चारों में अगर दोस्तों देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। और दोस्तों दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी में अगर बात की जाए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व चलता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात की बात की जाए तो दोनों को राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
इसलिए इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भी 11 सदस्य राज्यसभा के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो दोस्तों राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में है। बीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगर बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं। यानी कि उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और उनका नया स्थान फिर दूसरा सदस्य आकर के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो दोस्तों नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। दोस्तों लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात उसमें से 1/3 सदस्यता समाप्त हो जाती है। और दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। यानी कि गण पूर्ति कोई सदस्यता, यानी कि कोई भी बैठक हो रही है तो उसमें सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो बैठक नहीं हो पाएगी। और दोस्तों राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित जो संख्या है 25 है। मैक्सिमम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 25 संख्या निर्धारित की गई है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बीपीएससी 1995 प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार प्राप्त है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि राज्यसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये पहले से ही हमको पता है। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सदन के में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों अगर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति का जो चुनाव किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदस्य आ जाएंगे, आपके निर्वाचित सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए कि राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बलिराम भगत, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है बीडी जत्ती। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न में जनरेट हो सकता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है क्या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा नहीं होता है। और दोस्तों बात कीजिए धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे वे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। राज्यसभा इसे अपने पास सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है और इसके बाद यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा में इस विधेयक को पास कर लिया जाता है। यानी कोई दोस्तों अगर धन विधेयक से संबंधित कोई भी सिफारिशें होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाता है। तो दोस्तों लोकसभा में यह जो सिफारिशें होती है पारित होना
पारित होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन राज्यसभा में 14 दिनों तक रखा जाता है। अगर 14 दिन के अंदर वह पारित नहीं होता है तो 14 दिन बाद इसको अपने आप पारित मान लिया जाता है। इसलिए दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को कवर किए। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।